नमस्कार, मैं रोहित सावल और एक बार फिर आप देख रहे हैं पॉइंट ये है। दरअसल आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। मैनपुरी लोकसभा सीट नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई है और रामपुर विधानसभा सीट आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए भी है। कैसे? देखिए, मैनपुरी और रामपुर में आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव भाजपा ने एक बार भी नहीं जीता, वैसे ही रामपुर में भाजपा कभी भी नहीं जीत पाई है। मैनपुरी की बात करें तो यहां पर मुलायम परिवार का पूरा सियासी वजूद दांव पर है। दूसरी तरफ रामपुर विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आजम खान के सियासी परिवार का जो वजूद है वो पूरा का पूरा दांव पर है। सबसे पहले मैनपुरी की बात कर लेते हैं। देखिए, 25 साल से समाजवादी पार्टी के हाथ में ये सीट है। 1996 में नेताजी यहां पर मुलायम सिंह यादव सांसद सपा बनने के बाद जब 1996 से यहां पर चुनाव लड़े, तब से लगातार वो या उनके परिवार से कोई ना कोई यहां पर चुनाव जीतता आया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी के गढ़ को भेदना ये बड़ी आस रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे ही लोकसभा के नतीजे आए, नतीजों के बाद केंद्र में जब सरकार बनी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मंत्री को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको मैनपुरी की जिम्मेदारी दे दी थी ताकि वो मैनपुरी में किस तरह से संगठन तैयार किया जाए, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर तैयारी करें। लेकिन उससे पहले ही खैर ये सीट खाली हुई। तो ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के परंपरागत गढ़ को भेदना। वहीं दूसरी तरफ अगर रामपुर की अगर मैं बात करूं तो रामपुर में भी अगर हम बात करें तो 1980 के बाद से अगर देखें, सिर्फ एक चुनाव आजम खान वहां पर हारे। कुल 11 चुनाव उस सीट पर अभी तक हुए और उसमें एक चुनाव आजम हारे हैं। वो कांग्रेस प्रत्याशी उस चुनाव में जीते थे, लेकिन उससे अलहदा अगर मैं बात करूं तो खुद आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा लगातार यहां से चुनाव जीतती रही हैं। अब ये तो बात हुई कि दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करवाकर बीजेपी ये दिखाना चाहेगी कि अब उत्तर प्रदेश में किसी का कोई गढ़ नहीं बचा है, हर तरफ बीजेपी का बोलबाला है। लेकिन दूसरी तरफ सपा को यह संदेश देना है कि मुलायम के गढ़ को, यानी मुलायम की जो सियासी विरासत है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही रामपुर में आजम ये कोशिश करेंगे कि आजम परिवार के दबदबे को इस सीट पर कोई चुनौती नहीं दे सकता है। भाजपा ये भी करना चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सपा का अभेद्य दुर्ग आजमगढ़ को माना जाता था, लोकसभा उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ छीन लिया सपा से। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर छीन लिया सपा से। और अब बीजेपी यही चाहेगी कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, उससे पहले मैनपुरी और रामपुर से एक बड़ा संदेश दे, क्योंकि इसका बड़ा मैसेज होगा। ये मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में इन सीट का जो भी नतीजा होगा इसका मैसेज आएगा। तो 5 दिसंबर को वोटिंग होगी दोनों सीटों पर और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी उसी दिन नतीजे भी आएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि मैनपुरी से कौन प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी से, और बीजेपी से कौन होगा, रामपुर से कौन प्रत्याशी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव वहां से सपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि परिवार में इसको लेकर सहमति बन गई है। हालांकि शिवपाल यादव से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उनसे पूछा तो उनका कहना था कि इस बात का फैसला परिवार के और बड़े लोग लेंगे और जो भी वो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। वहीं दूसरी तरफ रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में ये लगभग तय माना जा रहा है कि आजम की पत्नी तजीन फातिमा वो रामपुर से चुनाव लड़ सकती हैं विधानसभा का। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और ये बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा मैनपुरी से, अभी ये तो बिल्कुल भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हाँ, रामपुर की अगर बात की जाए तो आकाश सक्सेना, जिन्होंने कि अभी 22 का विधानसभा चुनाव इसी सीट से लड़ा आजम के खिलाफ, और ये वही आकाश सक्सेना है जिनकी वजह से आजम पर कई मुकदमे दर्ज हुए। यहां तक कि जो सदस्यता जाने की बात है और कई मुद्दे थे, कई मामले थे, उन्होंने कई शिकायतें दर्ज करवाई आजम खान पर। उसके बाद उन शिकायतों पर कार्रवाई हुई और आजम पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए। तो यह भी माना जा रहा है कि यही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन अभी भी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यह भी माना जा रहा है कि दोनों सीटों से बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम भी लेकर सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर मैनपुरी और रामपुर की जो सियासी जंग है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले, यानी 2024 से पहले
बहुत बड़ी लड़ाई है। भले ही सीट दो सीटों का चुनाव, एक विधानसभा और एक लोकसभा, लेकिन दोनों का जो संदेश जाएगा वो बहुत बड़ा संदेश होगा, बहुत बड़ा सियासी संदेश होगा। क्योंकि आप इस बात को इस तरह से समझिए, देखिए यूपी में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे सकता है, कोई सियासी तौर पर आंख में आंख डाल के बात कर सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी। और अगर समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत गढ़ यानी मैनपुरी को हम ये भी कह सकते हैं, सपा की गंगोत्री कह सकते हैं, अगर मैनपुरी में बीजेपी समाजवादी पार्टी को चुनौती दे पाती तो जाहिर सी बात है बड़ा संदेश होगा। और वैसे ही रामपुर में। और एक सबसे रोचक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो सबसे हिट फॉर्मूला रहा है, जिसको कहते हैं MY समीकरण, पूरे देश भर में जाना जाता है, मुस्लिम और यादव। मैनपुरी की अगर बात करूं तो 35% यहां पर यादव मतदाता है। वहीं अगर रामपुर की बात करें तो बिल्कुल सबको जगजाहिर है कि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। तो समाजवादी पार्टी के इस MY समीकरण में कितना दम रहा है, कितना यादव सपा के साथ है, कितना मुसलमान सपा के साथ है, ये दोनों उपचुनाव इस MY समीकरण के भविष्य को भी तय करेंगे। क्योंकि इसी समीकरण के भरोसे समाजवादी पार्टी सत्ता में आती रही है, जीत का दावा करती है, या यूं कहें कि आने वाले वक्त में भी अगर दावा करती है कि हम कभी सरकार बनाएंगे, तो यही सबसे बड़ा मजबूत वो समीकरण समाजवादी पार्टी का है। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि ये इस चुनाव में यह फैसला होगा कि सपा के साथ मुस्लिम यादव समीकरण आज भी है या भारतीय जनता पार्टी ने इस समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया है। और अगर कर दिया है तो समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का सबब होने वाला है। तो बहरहाल आज पॉइंट तो यह, हमें इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।